ओके चलिए, तो थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ते हैं। एंथैल्पी वाला कुछ पार्ट हम सीख रहे थे, है ना। और हमने लास्ट पार्ट में सीखा था कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। एंथैल्पी का मतलब होता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ओवरऑल कितना हीट इवॉल्व होगा या ओवरऑल कितना हीट एब्जॉर्ब होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, चेंज ऑफ एंथैल्पी, राइट। फिर हमने देखा था स्टैंडर्ड एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होता है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी में हमने देखा था कि रिएक्शन के अंदर जितने भी रिएजेंट और प्रोडक्ट है वो सारे के सारे स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। तो जब तब जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसे हमने कहा था स्टैंडर्ड चेंज ऑफ एंथैल्पी। फिर हमने सीखा था एंथैल्पी ऑफ द फेज ट्रांसफॉर्मेशन, सॉलिड में से लिक्विड, लिक्विड में से गैस, सॉलिड में से गैस, इन सब के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ हीट चाहिए होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, और वो एंथैल्पी के बारे में हमने सीखा था और 2 एग्जांपल भी हमने गिने थे। चलिए, आज भी हम एंथैल्पी पे ही बहुत सारा काम करने वाले हैं, अलग अलग और रिएक्शन के एंथैल्पी सीखेंगे। सबसे पहला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको सीखना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आई विल से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। द नेक्स्ट टर्म दैट वी विल डू इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, राइट। चलिए, इसका नोटेशन क्या है बच्चों, देखना। एंथैल्पी का मतलब है डेल्टा एच, स्टैंडर्ड है तो ऊपर 0, फॉर्मेशन है तो एफ। देखा कितना बड़ा नोटेशन बना। दिस इज एंथैल्पी, स्टैंडर्ड, फॉर्मेशन। चलिए बच्चों, ध्यान रखना है आपको, फॉर्मेशन मतलब फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करेंगे, तुम्हें क्या मुझे नहीं, हमें नहीं फॉर्म करना है, कंपाउंड बनाना है। कितना कंपाउंड बनाएंगे, 1 मोल, राइट। तो जब 1 मोल कंपाउंड बनेगा उसके एलिमेंट के स्टैंडर्ड स्टेट में से 1 मोल कंपाउंड अगर उसके एलिमेंट के स्टैंडर्ड स्टेट में से बन रहा है, एलिमेंट में से बनना चाहिए कंपाउंड, किसी और में से नहीं, राइट, तब जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड। तो डेफिनेशन कहता है बच्चों कि चेंज ऑफ एंथैल्पी टेक प्लेस व्हेन, अभी जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट करूंगा। 1 मोल कंपाउंड is formed, 1 mole compound is formed from standard state, from standard state of its elements, element में से ही बनना चाहिए कंपल्सरी, राइट। देन that is called as, ऊपर लिख देना, चेंज ऑफ एंथैल्पी, that is called as standard enthalpy of formation। क्या कहेंगे इसको, हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच फॉर्मेशन स्टैंडर्ड, ठीक है ना। चलिए, तो जितने जितने पॉइंट में बच्चे गलती करते हैं उतने सारे पॉइंट मैंने हाईलाइट कर लिए हैं। 1 मोल कंपाउंड एलिमेंट के स्टैंडर्ड स्टेट में से बनना चाहिए, तब जितना एंथैल्पी का चेंज होगा उसे हम कहने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको पहले ये बता देता हूं स्टैंडर्ड स्टेट कौन कौन से, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। ओके, तो स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है मोस्ट स्टेबल स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट इज मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एलिमेंट। Standard state is most stable state of element at 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। जैसे कि हाइड्रोजन तो गैस, ऑक्सीजन तो गैस, वाटर तो लिक्विड, CO2 तो गैस, समझ रहे हो आप। कार्बन हुआ तो ग्रेफाइट, मोस्ट स्टेबल फॉर्म। सल्फर हुआ तो रोम्बिक, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ अ सल्फर इज रोम्बिक। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, राइट। चलिए, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दिस। Let's say you have the equation given H2 gas, O2 gas will give you H2O liquid, this is half, this is half, okay। यहाँ पे जो एंथैल्पी का चेंज हो रहा है डेल्टा H, क्या ये फॉर्मेशन एंथैल्पी कह सकता हूँ मैं कि नहीं कह सकता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सारे कंडीशन चेक करने पड़ेंगे। पहले मैं चेक करूँगा कंपाउंड बनना चाहिए 1 मोल वाटर बन रहा है, ठीक है। वाटर अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, और आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ओके, पहली कंडीशन फुलफिल है।
1 मोल कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। कंपाउंड बनना चाहिए उसके एलिमेंट में से, हाँ एलिमेंट में से ही बनना चाहिए। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, चेक करो क्या ये वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बन रहा है, ओके करेक्ट, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, राइट, ठीक है। चलिए अब वो एलिमेंट के स्टैंडर्ड स्टेट में से बनना चाहिए, तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट गैस है, करेक्ट, O2 का स्टैंडर्ड स्टेट गैस है, करेक्ट, मतलब यहाँ पे सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, राइट। तो यहाँ पे जो भी एंथैल्पी का चेंज होगा उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर, वॉट एवर इट इज। आई विल नॉट बोदर अबाउट द वैल्यूज, वैल्यू के बारे में कोई मतलब नहीं है, हमें खाली एग्जाम्पल देखना है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, हाँ ओके, देखना ध्यान से, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस विल गिव यू CO2 गैस। चलिए चेक करते हैं क्या यहाँ पे जो एंथैल्पी का चेंज होगा वो स्टैंडर्ड है कि नहीं है। ओके, थोड़ा सा देखने में तकलीफ हो रहा है, चलिए तकलीफ को दूर कर दिया जाए। कार्बन ग्रेफाइट है ना, तुम्हारा तकलीफ दूर करना ही तो मेरा काम है, विल गिव यू CO2 गैस, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे जो एंथैल्पी का चेंज होगा डेल्टा H, क्या मैं इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन कह सकता हूँ? क्या मैं वो FN ऊपर 0 लगा सकता हूँ? तो अभी चेक कर लेते हैं। चलिए 1 मोल कंपाउंड बनना चाहिए, चेक करो कितना है, 1 मोल, ओके परफेक्ट, नो इशू, 1 मोल कंपाउंड है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। चलिए बनना चाहिए एलिमेंट में से, CO2 के अंदर कार्बन एंड ऑक्सीजन है, कहाँ से बन रहा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन से ही बन रहा है, ओके परफेक्ट। स्टैंडर्ड स्टेट है एलिमेंट का, चेक करो, कार्बन का ग्रेफाइट करेक्ट, O2 का गैस करेक्ट, तो सारे कंडीशन फुलफिल। तो यहाँ पे भी ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द CO2, जो भी आए वैल्यू। अब मैं आपको ऐसे एग्जांपल बताता हूँ जहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी नहीं है ना, खाली है वाले ही करोगे तो पता कैसे चलेगा नहीं कब हो रहा है वो। चलिए देखते हैं, इफ आई राइट N2 प्लस 3H2 विल गिव यू 2NH3 गैसियस फॉर्म में, राइट। फिर हम दूसरा एक एग्जांपल करेंगे बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ओके। चलिए फिर एक और एग्जांपल करेंगे बच्चों हम, कार्बन लेट्स से डायमंड प्लस O2 विल गिव यू CO2 गैस। चलिए चेक करते हैं बच्चों तीनों के तीनों को। सबसे पहले इसको चेक करते हैं, अमोनिया बन रहा है, ओके। यहाँ पे जो भी एंथैल्पी का चेंज है दैट इज डेल्टा H। अब ये क्या मैं इसको फॉर्मेशन कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, बस मुझे वही चेक करना है। तो इसके लिए कंपाउंड बनना चाहिए 1 मोल, यहाँ पे तो अमोनिया 2 मोल बना है, तो पहली गड़बड़ यहाँ पर है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ओके। चेक करो क्या स्टैंडर्ड स्टेट है, तो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, राइट। तो नाइट्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट है N2 गैस, N2 गैस है यहाँ पे, ओके करेक्ट। H2 गैस है यहाँ पे, करेक्ट। मतलब यहाँ पे ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, बट एक की जगह पे 2 मोल अमोनिया बना है उसके एलिमेंट के स्टैंडर्ड स्टेट में से, तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होगा ना वो डबल होगा, डबल देन द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 मोल अमोनिया बना है, स्टैंडर्ड स्टेट में से बना है, इसलिए मैं फॉर्मेशन तो कहूंगा, बट क्योंकि 2 मोल बना है तो डबल होगा ये। चलिए यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट वन, ये डेल्टा H जो है आपका, क्या ये फॉर्मेशन है कि नहीं है चेक करना है, ठीक है ना, ओके। चलिए कंपाउंड कौन सा सॉरी कंपाउंड कौन सा है, कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कितना मोल बनना चाहिए, 1 मोल, चेक करो 1 मोल। चलिए कंपाउंड बनना चाहिए एलिमेंट में से, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो क्या ये कंपाउंड डायरेक्ट कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन के जुड़ने से बन रहा है यहाँ पे, ना, ये तो CaO में से बन रहा है। ये कंपाउंड एलिमेंट के स्टैंडर्ड स्टेट में से नहीं बन रहा है, ये कंपाउंड तो किसी और 2 कंपाउंड के जुड़ने से बन रहा है। मतलब यहां पे these आर नॉट एलिमेंट्स, ये तो कंपाउंड्स में से ही कंपाउंड बन रहा है। मतलब यहां पे जो आपका एंथैल्पी है ना वो बिल्कुल भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, राइट। क्योंकि ये जो है वो आपका किस में से बन रहा है बच्चों, कंपाउंड में से बन रहा है, एलिमेंट में से नहीं बन रहा है। एक और चेक करते हैं, चलिए CO2 बना, कितना मोल है, 1 मोल, चलिए परफेक्ट। एलिमेंट कौन कौन से है, CO2 के अंदर एलिमेंट है कार्बन एंड ऑक्सीजन, चेक करते हैं क्या स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट होता है ग्रेफाइट, यहाँ पे क्या है, डायमंड। मतलब ये स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड स्टेट। मतलब यहाँ पे जो भी एंथैल्पी का चेंज है ना उसे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कह सकते हैं, राइट। तो अगर आपको इक्वेशन दी है अलग अलग और पूछा है इनमें से कौन सा इक्वेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए है, तो आपको ध्यान रखना है पहले तो 1 मोल कंपाउंड सीधा बनना चाहिए एलिमेंट में से और एलिमेंट के भी स्टैंडर्ड स्टेट में से। अगर ऐसा हो रहा है
तो समझ लो बच्चों कि आपका जो इक्वेशन है वो किसके लिए दिया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए दिया है, अदरवाइज नहीं दिया है। इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। चलिए इतना कॉपी करेंगे, उसके बाद हम इसके जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल सीखेंगे। ओके चलिए बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीखेंगे जो आपको एंथैल्पी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम में आने वाला है, राइट। चलिए बच्चों, मैं यहाँ पे लिख दूंगा की पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, की पॉइंट्स टू रिमेंबर, राइट। चलिए सबसे पहला की पॉइंट जो है वो हमें याद रखना है, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज 0। अगर कोई एलिमेंट है तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसा लेना है, आपको 0 लेना है। तो पहला आपका स्टेटमेंट हो जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज 0। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज 0। जैसे कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, O2 तो एलिमेंट है, उसका एंथैल्पी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, कार्बन भी एलिमेंट है, कितना हो जाएगा, 0। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी क्या है, एलिमेंट है, इसका भी एंथैल्पी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए सेकंड पॉइंट टू बी रिमेंबर, एंथैल्पी का यूनिट ऑफ एंथैल्पी जो नॉर्मली आपको सारे क्वेश्चन में मिलेगा ना बच्चों, वो आपको सारे क्वेश्चन में मिलने वाला है किलो जूल पर मोल में। आपको मोस्टली सारे क्वेश्चन में एंथैल्पी का यूनिट किलो जूल पर मोल मिलेगा, ये आपको दूसरी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा कि फॉर एनी केमिकल रिएक्शन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन is equal to difference between standard enthalpy of formation, इतना क्यों लिखना है मुझे, standard enthalpy of formation of the products and standard enthalpy of formation of all the reactants, right। मतलब कोई भी रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, मैंने यहाँ पे R लिखा है, दैट इज अ ज़्यादा ओवरराइट हो गया। चलिए R जो है वो है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एंड दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द summation of standard enthalpy of formation of all the reactants, sorry, all the products minus sum of enthalpy of formation of all the reactant। तो इन शॉर्ट इतना कोई टेंशन लेने का काम नहीं है। जिस तरह से हम नॉर्मल केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी क्या करते हैं, बाय प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यहाँ भी वही करना है, बट हमें लेना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो सारे प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसमें से सारे रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस कर दो, सारे प्रोडक्ट के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में से सारे रिएक्टेंट के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को माइनस कर दो, राइट। जो आपका नेट बचेगा वो है आपका ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अगर ये ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आया, मतलब ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक, मतलब हीट एब्जॉर्ब होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट एब्जॉर्ब होगा ना। चलिए अगर यही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपका नेगेटिव आया तो ये बताता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब ये हीट रिलीज कर देगा तो टेम्परेचर जो है वो रिएक्शन के बाद डाउन हो जाएगा, बिकॉज हीट तो रिलीज हो गया है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। वेरी सिंपल थिंग, समझ गए इतना आप, ओके। चलिए बच्चों, अब मैं आपको इससे एग्जांपल बता देता हूँ ताकि लॉजिक आपके दिमाग में बहुत ही क्लियर हो जाए। सपोज मान लेते वी आर टॉकिंग अबाउट द कंबशन ऑफ मीथेन, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस विल गिव यू CO2 गैस प्लस 2H2O गैस, और लेट्स से 2H2O लिक्विड, ठीक है, ओके। दिख रहा है ना, ओके। यहाँ पे O2 है, आई होप यू कैन सी इट। चलिए अब इसका अगर मुझे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखना है कि ये जब रिएक्शन हो रहा है, जब ये रिएक्शन हो रहा है तो कितना हीट ओवरऑल इवॉल्व हो रहा है, अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्योंकि रिएक्शन दिया हुआ है मैं करूँगा भाई प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। चलिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इन स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, लिखो एक बार वापस, total enthalpy of formation of the products minus total enthalpy of the formation of the reactants, ठीक है ना। चलिए इसी एग्जांपल से आप समझ लेना बच्चों, इजी है एकदम। चलिए प्रोडक्ट में कौन कौन है, प्रोडक्ट में CO2 है, एक बार 1 मोल है CO2 का, और वाटर के 2 मोल है, बिकॉज आपको जो स्टैंडर्ड वैल्यूज दिए होंगे ना वो पर मोल दिए होते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड वैल्यू पर मोल होगा, तो जितने मोल आपके रिएक्शन में उतने आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे फिर टोटल निकालने के लिए। चलिए, तो यहाँ पे रिएक्ट प्रोडक्ट के अंदर CO2 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। बच्चा CO2 कितनी बार है? CO2 एक ही बार है, तो मैं आगे लिखूंगा 1। ओके, चलिए दूसरा कोई है प्रोडक्ट? हाँ, दूसरा प्रोडक्ट है वाटर। चलिए तो लिखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। कितनी बार है वाटर? हाँ, कितनी बार है वाटर? 2 बार है। चलो, ये हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट 2 ही दिए तो दोनों प्रोडक्ट हो गए, ठीक है ना। ओके, चलिए अब रिएक्टेंट, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस साइन। चल, कौन कौन है रिएक्टेंट में? एक बार है मीथेन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन कितनी बार है? 1 बार है, तो यहाँ पे करेंगे आगे 1 मोल। क्या करेंगे आगे हम? 1 मोल करेंगे, बिकॉज मीथेन एक ही बार है। और कौन है? ऑक्सीजन गैस है। चलिए क्या करेंगे? प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार है। क्या करेंगे यहाँ पे बच्चा? आगे 2 करेंगे। इतना हो गया आपका, राइट। नाउ यहाँ पे चेक करो क्या कोई एलिमेंट है? या ऑक्सीजन इज एलिमेंट। एलिमेंट का एंथैल्पी क्या होता है? 0 होता है, तो इसका एंथैल्पी कितना ले लेंगे हम? 0 ले लेंगे। अब बाकी जितने वैल्यूज है ना वो सारे आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, आपको जस्ट खाली वैल्यू डाल के कैलसी चलाना है। कैलसी अलाउड नहीं है तो दिमाग चलाना है, प्लस माइनस करना रहेगा। इतना कर लो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ओवरऑल रिएक्शन में एंथैल्पी कितना है। ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आया तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। ओवरऑल आंसर अगर नेगेटिव आया तो हीट जो है वो रिलीज हो रहा है। ओके, चलिए सिमिलरली अगर मैं एक और रिएक्शन लिख के आपको बताऊं ग्लूकोज के लिए, जो हमारे बॉडी में होता है ना मेटाबॉलिज्म, हमारा बॉडी क्या करता है? ग्लूकोज को डिकम्पोज करके एनर्जी बनाता है। रिएक्शन लिखे उसका, चलिए लिखते हैं। तो C6H12O6 सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, ग्लूकोज। ओके, चलिए रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाता है? ये CO2 प्लस H2O। बैलेंसिंग आता है इसका, ये 6 टाइम, ये 6 टाइम, राइट। ऑक्सीजन कितना हो गया भाई? ऑक्सीजन हो गया आपका यहाँ पे कितना होगा? ऑक्सीजन 6 टाइम्स, ठीक है ना। चलिए, अगर इसके लिए मुझे ओवरऑल एंथैल्पी लिखना है, ये एक एग्जांपल था, मिक्स मत कर देना सब कुछ, ये दूसरा एग्जांपल है, ठीक है। चलिए, अगर मुझे इसका ओवरऑल एंथैल्पी लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? अब तो आप होशियार हो। तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, प्रोडक्ट में कौन कौन है? प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड है। चलो, मैं वापस एक हाथ में 2 पेन पकड़ूंगा। ओके, चलो, प्रोडक्ट में कौन है भाई? प्रोडक्ट के अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी बार है वो? 6 बार है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 मोल, ठीक है। और प्रोडक्ट में वाटर है, चलो, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितनी बार है? वाटर भी 6 बार है। चल कोई बात नहीं, ये हो गया प्रोडक्ट का साइड कंप्लीट। उसमें से रिएक्टेंट माइनस करो, माइनस रिएक्टेंट में कौन है? ग्लूकोज है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, राइट। कितनी बार है ग्लूकोज का? तो 1 ही मोल है बैलेंस इक्वेशन में। और कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितनी बार है भाई? 6 बार है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी बार है बच्चा? 6 बार है। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब इसमें से कोई एलिमेंट है? यस, ऑक्सीजन इज एलिमेंट। एलिमेंट का आपका एंथैल्पी दिया भी नहीं होगा बिकॉज वो 0 होता है। बाकी वैल्यूज दिए होंगे, बाकी वैल्यू रख लेना। आप चेक करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसका जो एंथैल्पी का वैल्यू है ना वो नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव ही होना चाहिए ना भाई। हम ग्लूकोज, हम जब फूड खाते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज जब डिकम्पोज होगा तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, तो ही तो बॉडी चलेगी, है ना। मतलब ये जो डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज है मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, तो आगे से आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको कोई केमिकल रिएक्शन दिया हो और उस केमिकल रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितना है वो पूछा है, तो क्या करेंगे? सारे प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसमें से सारे रिएक्टेंट का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस कर देंगे, बाकी बचा हुआ आपका एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। चलिए, इतने पहले की पॉइंट लिखिए, उसके बाद और पॉइंट लिखने हैं हमें अभी। चलिए बच्चा लोग, चौथे की पॉइंट की बात करेंगे। चौथे नंबर का की पॉइंट है कि एंथैल्पी जो है ना वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है? एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट्स अ फोर्थ की पॉइंट, एट एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या मतलब है सर इसके कहने का? तो इसके कहने का मतलब ये है कि सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास कोई रिएक्शन है A प्लस बी विल गिव यू सम C प्लस डी, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल। ओके, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज जो है वो है डेल्टा HR अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज जो है वो डेल्टा HR है। ओके, अगर मैं इस रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई करूं, n कैन बी एनी नंबर, यू कैन मल्टीप्लाई विद 2 3 4 5 6 7 व्हाटएवर यू वांट टू मल्टीप्लाई, यू कैन डू। अगर आप इसको n से मल्टीप्लाई करोगे ना तो एंथैल्पी जो है ना वो भी n टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एंथैल्पी भी n टाइम हो जाएगा। मतलब एंथैल्पी डिपेंड करता है क्वांटिटी कितना है उसके ऊपर। अगर क्वांटिटी n टाइम्स हो गई तो एंथैल्पी भी क्या हो गया? n टाइम्स हो जाता है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इफ द रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड
by n, the enthalpy also become n times. ये सब आपको काम में आएगा अभी इसी क्लास के अंदर, राइट? जबरदस्त से चलने वाला है अभी क्लास, ओके? बहुत खतरनाक, हमें प्लस माइनस करना है, सब कुछ देखते हैं कैसे करेंगे वो। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। नंबर 5, फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर आपने किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया ना तो एंथैल्पी का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेंगे तो हीट इवॉल्व होगा, तो वापस अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना है तो उतना ही हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तो साइन खाली चेंज कर देना है, राइट? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, साइन ऑफ एंथैल्पी इज चेंज्ड। मतलब क्या है कहने का? दिस इज अ रिएक्शन A प्लस बी विल गिव यू सम C प्लस डी, इसका एंथैल्पी ये है। अगर रिएक्शन को उल्टा किया, C प्लस डी विल गिव यू A प्लस बी, तो एंथैल्पी उतना ही रहेगा, खाली साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा आगे, राइट? ओके, तो जब भी आप रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो एंथैल्पी के साइन को आपको चेंज कर देना रहेगा, ओके? तो ये हो गए बच्चों आपको ऐसे की पॉइंट जो आपको एंथैल्पी के न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त दिमाग में रखना है। अब बात अगर न्यूमेरिकल की निकली ही है तो बात करनी पड़ेगी हमें हैस लॉ के बारे में, ओके? हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ओके? चलिए देखते हैं फटाफट के हैस लॉ क्या है वो, ओके? लेट्स सी व्हाट इज द हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ओके? मस्त है ये। क्यों मस्त है? तो हैस लॉ ऐसा कहता है बच्चों कि अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है तो ओवरऑल रिएक्शन का एंथैल्पी कितना होगा? तो ओवरऑल रिएक्शन का एंथैल्पी होगा, आप सारे रिएक्शन के एंथैल्पी या सारे जो स्टेप्स है उन सारे स्टेप के एंथैल्पी को प्लस कर दो, इससे आपको ओवरऑल एंथैल्पी मिल जाएगा रिएक्शन का। बस इतना आपको करना है, राइट? तो मैं यहां पे लिखूंगा कि overall enthalpy of reaction is equal to sum of enthalpies of individual steps in which the overall reaction can be divided कैन बी डिवाइडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये वर्ड लिख देना बच्चों, नहीं तो आपका ना आधा मार्क कट जाएगा, फिर कहना मत कि निकुंज सर ने कराया नहीं था, है ना? मेरी मार्कर से एक एक इंपॉर्टेंट वर्ड के ऊपर ऐसे स्ट्रेस पड़ता है और वो स्ट्रेस आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं तो लोचा हो जाएगा, ओके? चलो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको बता देता हूँ क्या है ये रिएक्शन, ओके? लेट्स सी दैट इफ यू हैव दिस रिएक्शन A टू B, पूछना मत ए बी क्या है, दैट कैन बी एनी रिएक्शन जिसमें ए रिएजेंट है बी प्रोडक्ट है। ये ओवरऑल रिएक्शन है जिसका एंथैल्पी चेंज जो है वो डेल्टा एच आर है, ओके? नाउ लेट्स कंसीडर कि ये जो रिएक्शन है ना वो एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है। मतलब क्या है कि पहले ए जो है ना वो कोई कंपाउंड बना रहा है C, फिर C में से कोई कंपाउंड बन रहा है D, और फिर D में से कोई कंपाउंड बन रहा है B, बराबर? मतलब जो डायरेक्ट रिएक्शन है A से B वो एक्चुअली इतने स्टेप में हो रहा है, A से C से D, D से B, ओके? मान लेते हैं पहले रिएक्शन का जो एंथैल्पी है वो डेल्टा H1 है, दूसरे का एंथैल्पी डेल्टा H2 है, तीसरे का एंथैल्पी डेल्टा H3 है। तो रूल ऐसा कहता है भाई, रूल ऐसा कहता है कि ओवरऑल जो एंथैल्पी है ना A से B का, वो ओवरऑल एंथैल्पी और कुछ नहीं है, जितने भी इंडिविजुअल स्टेप है ना वो सारे स्टेप के एंथैल्पी को प्लस कर दो, आपको मिल जाएगा ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, दैट इज डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3। सबके एंथैल्पी इंडिविजुअल स्टेप के एंथैल्पी को प्लस कर दो, राइट? जैसे ही आप इंडिविजुअल एंथैल्पी को प्लस करोगे हर एक स्टेप के आपको ओवरऑल रिएक्शन का एंथैल्पी मिल जाएगा। बस शर्त इतनी है कि सारे रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होने चाहिए, सभी रिएक्शन एक ही टेम्परेचर पे होने चाहिए, राइट? तो दैट इज कॉल्ड एज अ हीट हैस लॉ ऑफ द कांस्टेंट हीट समेशन। चलिए इतना लिखिए, उसके बाद इससे तो जुड़े हुए बहुत सारे एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है? लेट्स डू इट क्विकली। चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल करते हैं इसका, ओके? तो सपोज मान लेते हैं कि वी आर कंबस्टिंग कार्बन, हमने कार्बन का कंबशन किया, कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और कार्बन ने बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, राइट? और इस रिएक्शन का चेंज ऑफ एंथैल्पी जो है लेट्स से इट इज डेल्टा एच आर अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन,
राइट। इसका एंथैल्पी कितना है भाई, डेल्टा एच आर है अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। अब ऐसा तो है नहीं कि खाली कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनेगा, आप कार्बन को जलाओगे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, राइट। तो अल्टीमेटली ये जो रिएक्शन है वो आप एक से ज़्यादा स्टेप में एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे। तो ओके, तो हम क्या करेंगे हियर, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो फॉर्म which will later convert into carbon monoxide, later react with oxygen to form carbon monoxide। इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन आपको खुली आंखों से ऐसा दिख रहा है ना, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 विल गिव यू कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो एक्चुअली ऐसे हो रहा है कि कार्बन रिएक्ट करेगा O2 के साथ, ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और ये बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब ये रिएक्शन तो 2 स्टेप में हो रहा है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोनों इंडिविजुअल स्टेप का रिएक्शन लिखेंगे पहले। ओके, तो मैं लिखूंगा स्टेप 1 क्या है मेरा, तो स्टेप 1 है कार्बन सॉलिड रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन गैस के साथ और ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, फर्स्ट थिंग ओके। एंड इन द स्टेप 2 व्हाट विल हैपन, in step 2 carbon dioxide gas will further react with oxygen to give you carbon monoxide। ये क्या करेगा भाई, further react करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड देने वाला है, it will give you the carbon monoxide, right। चलिए अब यहाँ पे सपोज फर्स्ट रिएक्शन का जो एंथैल्पी है, स्टेप 1 का जो एंथैल्पी है लेट्स कॉल इट एज डेल्टा H1, सेकंड स्टेप के एंथैल्पी को लेट्स कॉल इट एज डेल्टा H2। अब यहाँ पे आपको सीखना है बच्चों इक्वेशन को एडिशन कैसे करना है, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। सिंपल सा लॉजिक है, समझ लो। जब आप 2 इक्वेशन को प्लस कर रहे हो ना, जब आप 2 रिएक्शन को जोड़ना चाहते हो तो इतना ध्यान रखना बच्चों, सामने सामने कट होता है, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा और एक ही साइड पे जो है वो ऐड होता है। सामने सामने कट करेंगे, एक ही साइड पे ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पे ध्यान से मैं कहना क्या चाहता हूँ, सी दिस वेरी 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 केयरफुली, हाँ दिमाग लगा के समझना। पहले तो चेक करो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, ओके इट इज बैलेंस, नो इशू विद दिस। ओके, सेकंड रिएक्शन चेक करो क्या है बैलेंस है, ये CO2 प्लस O2 विल गिव यू CO, नहीं ये बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन जो है वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं। एक्चुअली मैंने रिएक्शन ही गलत लिख दिया, दिस इज CO प्लस O2 विल गिव यू CO2, राइट। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड स्टेप। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों स्टेप को किसी तरह से कंबाइन करना है और मुझे फाइनली मेरे रिएक्शन तक पहुंचना है। चलिए ये कैसे करेंगे, तो आपको देखते जाना है क्या करना है हमें वो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम एक जंबो क्वेश्चन करने वाले हैं और जैसे ही आप जंबो क्वेश्चन करोगे तो आपको इस तरह से रिएक्शन को प्लस माइनस करने का पूरा आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे पास ये 2 रिएक्शन दिए हुए हैं, एक का एंथैल्पी डेल्टा H1 है जिसमें से C प्लस O2 कंबाइन होकर CO2 बन रहा है, दूसरे रिएक्शन में CO का ऑक्सीडेशन होकर CO2 बन रहा है, उसका एंथैल्पी डेल्टा H2 है। अब मुझे इन 2 रिएक्शन को जोड़ के मेरा ये फाइनल रिएक्शन का एंथैल्पी फाइंड करना है, ये मेरा फाइनल रिएक्शन है जो मुझे फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस 2। कोई बात नहीं, क्या करेंगे, चलिए ध्यान से देखिए करना क्या है वो। ओके, तो पहले आप ओवरऑल रिएक्शन में देखिए, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर मुझे कार्बन सॉलिड चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। तो दोनों जो इक्वेशन है उसमें से चेक करिए कार्बन सॉलिड लेफ्ट हैंड साइड पे कहां पर है। तो पहले स्टेप के अंदर कार्बन सॉलिड लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, मुझे कार्बन 1 मोल चाहिए, यहां भी कार्बन 1 ही मोल है, तो मैं पहले रिएक्शन को एज इट इज लिख दूंगा विदाउट डूइंग एनीथिंग। कार्बन सॉलिड O2 गैस विल गिव यू CO2 गैस। क्योंकि मैंने रिएक्शन को बिल्कुल छेड़ा नहीं है, ना किसी से मल्टीप्लाई किया है, ना रिएक्शन को इन्वर्स किया है, तो एंथैल्पी में कुछ भी चेंज नहीं होगा, एंथैल्पी विल रिमेन सेम फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा H1। अब आप देखो आपका एक कार्बन का काम हो गया, राइट। अब मुझे चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन द राइट हैंड साइड। अब चेक करो जितने आपको स्टेप दिए हुए हैं उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड राइट हैंड साइड कब मिलेगा, देखो ये रहा, ये रिएक्शन है जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है, बट इधर तो कार्बन मोनोऑक्साइड लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है। तो क्या करेंगे, क्योंकि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, हम सीधा क्या करेंगे, इस रिएक्शन को उल्टा कर देंगे, राइट। ओके, तो मैं क्या करूंगा, स्टेप 2 को इन्वर्स कर दूंगा, बिकॉज मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड राइट पे चाहिए। तो जैसे ही मैं इसको इन्वर्स करूंगा क्या हो जाएगा, CO2 विल गिव यू CO प्लस हाफ O2। क्या हो गया बच्चों, ये CO2 विल गिव यू CO प्लस हाफ O2। क्योंकि रिएक्शन को आपने घुमाया है स्टेप 2 को, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। आगे हमने देखा की पॉइंट में जैसे ही आप इसको घुमाओगे रिएक्शन को, साइन आपको चेंज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन के साथ, राइट। तो ये आपका पहला स्टेप एज इट इज दिया हुआ है स्टेप 1, और ये क्या है बच्चों, रिवर्सिंग स्टेप 2।
ये साइन को मैं हाईलाइट करूंगा, माइनस कर दिया है। अब आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करो। ऐड करने के लिए आपको ध्यान रखना है बच्चों, सामने सामने कट करना है, एक ही साइड पे ऐड करना है। तो यहाँ पे कार्बन सॉलिड है और पूरे के अंदर कहीं पे कार्बन सॉलिड दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो एज इट इज लिख दो इसको। चलो कार्बन सॉलिड एडिड एज इट इज, ये आ गया। चलो यहाँ पे O2 दिख रहा है, पूरे में कहीं पे O2 दिख रहा है, दिख रहा है, ये रहा O2, अपोजिट साइड पे है, सामने सामने तो काटेगा एक दूसरे को। यहाँ पे एरो के इस तरफ O2 है, यहाँ पे एरो के इस तरफ O2 है, सामने सामने आपको काटना है इसको, राइट। तो एक पूरे O2 में से अगर आधा O2 गया तो आधा O2 बच जाएगा। चलिए इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया, ये दोनों का आपने काम कर लिया। ये पूरे O2 में से सामने से आधा O2 गया तो इस तरफ आधा O2 बचेगा, इस तरफ ज्यादा है उस तरफ बचेगा, राइट। चलिए अब यहाँ पे CO2 है, एरो के इस तरफ, एरो के इस तरफ कहीं पे CO2 है, यस, यहाँ पे CO2 है, देखो यहाँ भी CO2 है, सामने सामने सीधा कट, बिकॉज यहाँ भी एक CO2 है, यहाँ भी एक CO2 है, सामने सामने कट हो गया, ठीक है। चलो अब एरो के इस तरफ और कुछ नहीं बचा है, एरो के इस तरफ CO है, इस तरफ तो कुछ है ही नहीं, हो गया। देख लो आपको यही रिएक्शन लाना था, C solid प्लस हाफ O2 विल गिव यू CO, C solid प्लस हाफ O2 विल गिव यू CO। तो ये जो आपका रिएक्शन बना उसका एंथैल्पी कितना होगा? तो मैंने सिंपली क्या किया है बच्चों, मैंने इन दोनों स्टेप को प्लस किया है, मैंने इन दोनों स्टेप को प्लस करके ये ओवरऑल रिएक्शन लाया। तो ओवरऑल रिएक्शन का एंथैल्पी क्या होगा? हैस लॉ कहता है कि ओवरऑल रिएक्शन का एंथैल्पी होगा इंडिविजुअल स्टेप के एंथैल्पी को प्लस करो, राइट। तो मैं इन दोनों वैल्यू को प्लस करूंगा, मुझे मिल जाएगा ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, जो मिल गया आपको यहाँ पे ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपको प्लस माइनस करने आने चाहिए। रिएक्शन को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, सामने सामने कट करेंगे, एक ही साइड पे प्लस करेंगे, ओके। और आपका ध्यान होना चाहिए कि आपको फाइनली लाना क्या है, इसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, राइट, ओके। और उसके हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है कि मुझे अगर ये चाहिए तो किस इक्वेशन में से मिलेगा, ओके फाइन। अभी इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे तो आपका ये लॉजिक जो है ना वो 100% क्लियर हो जाएगा, ओके। बट पहले ये एग्जांपल आप कॉपी करिए क्विकली। चलिए तो बच्चा लोग हैस लॉ से जुड़े हुए 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। आपको ये समझना बहुत जरूरी है बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अगर अब ये 3 क्वेश्चन समझ लिए तो कभी जाके कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चलिए तो शुरू किया जाए। सबसे पहला सवाल क्या है, तो आपको 3 रिएक्शन दिए हैं, रिएक्शन क्या दिया डजंट मैटर व्हाट एवर इट इज। चलिए तीनों का एंथैल्पी दिया हुआ है। यू वांट टू फाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl3। अब पहले आपको ये ख्याल होना चाहिए कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, ठीक है, ओके ओके। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मैंने आपको अब भी सिखाया है। 1 मोल कंपाउंड बनाओगे वो भी एलिमेंट के स्टैंडर्ड स्टेट में से, राइट। तो मुझे क्या फाइंड करना है पहले वो मेरे दिमाग में होना चाहिए। मुझे फाइंड करना है टू फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl3, राइट। इसका मतलब मुझे 1 मोल NaCl3 बनाना है उसके एलिमेंट के स्टैंडर्ड स्टेट में से। तो इसके अंदर एलिमेंट है नाइट्रोजन और एलिमेंट है क्लोरीन, ये दोनों उसके स्टैंडर्ड स्टेट में से बनेगा, राइट। तो यहाँ पे 2 एक N है, यहाँ पे N2 है तो आपको हाफ करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 है तो आपको यहाँ पे 3/2 करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एंथैल्पी फाइंड करना है। दिस इज योर टारगेट। ये क्या है भाई, आपका टारगेट है। तो पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपको पहुंचना कहाँ पे है ना। तो दिस इज वेयर यू वांट टू रीच, दिस इज योर टारगेट, राइट। चलिए अब मैं इस टारगेट को पहुंचने के लिए इन 3 इक्वेशन को यूज करने वाला हूं। सबसे पहले मेरी नजर जाएगी N2 कहां से मिलेगा, कहां से मुझे ये N2 मिलेगा। चेक करो सारे रिएक्शन को भगवान ने दिए हुए, ये रहा N2 इधर से मिलेगा आपको, ओके। बट मुझे तो खाली आधा ही N2 चाहिए, तो यहाँ पे तो पूरा N2 है, कोई बात नहीं, पूरे रिएक्शन को हाफ कर दो, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनको नाम दे देता हूं 1 2 3। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रिएक्शन नंबर 2 जो है ना उसको डिवाइड बाय 2 करूंगा। क्योंकि क्यों ऐसा किया मैंने, बिकॉज मुझे नाइट्रोजन चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो मुझे सेकंड रिएक्शन से मिलेगा, मुझे तो आता ही नाइट्रोजन चाहिए, राइट। मैंने पहले यही बताया कि इक्वेशन आया कहां से, फॉर्मेशन का फॉर्मूला है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब 1 मोल कंपाउंड एलिमेंट के स्टैंडर्ड स्टेट में से बना तो काम हो जाएगा आपका, है ना, ओके। चलिए तो N2 मुझे मिला सेकंड इक्वेशन में, पूरा 1 N2 है, मुझे आधा ही चाहिए तो मुझे इसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो चलिए पहले रिएक्शन को डिवाइड बाय 2 करके लिखो बच्चों, दैट इज हाफ N2 प्लस 3/2 H2 विल गिव यू, इसको हाफ करो, ये हो गया NH3। अगर इसको हाफ किया, एंथैल्पी प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव, एंथैल्पी का वैल्यू भी आधा हो जाएगा, राइट। एंथैल्पी का वैल्यू कैसा हो गया, आधा हो गया। चलो मेरा एक काम हो गया, मेरा N2 आ गया, है ना। अब मैं ढूंढ रहा हूं क्लोरीन कहां से मिलेगा, Cl2 कहां से मिलेगा, कहां है, अरे देखो तीनों को, ये रहा क्लोरीन, ये तो आ चुका है, हाँ
ये क्लोरीन यहाँ पर है और मुझे क्लोरीन 3/2 चाहिए, यहाँ पे क्लोरीन पूरा 3 है, तो मुझे पहले इक्वेशन को भी 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। पहले इक्वेशन को भी मुझे 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, राइट। क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले इक्वेशन को भी आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। साइड चेक कर लो, आपको क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, पहले इक्वेशन में भी क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ही है। चलिए, तो यहाँ से आपका क्लोरीन का काम हो रहा है, यहाँ से आपका नाइट्रोजन का काम हो रहा है, राइट। चलिए, इसको मैंने पूरे 2 से डिवाइड करना है मुझे, दैट इज गोइंग टू बी हाफ अमोनिया 3/2 Cl2 विल गिव यू 1/2 NCl3 प्लस 3/2 HCl। क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हो गया आपका 1/2 NCl3 प्लस 3/2 HCl, राइट। हुआ इतना आपका, इतनी बात गई भेजे के अंदर। चलो, तो अभी तीसरा आपको क्या लाना है वो देखते हैं, राइट। ओके, तो तीसरा मुझे लाना है NCl3 को ही। तीसरा किसको लाना है बच्चों, मुझे NCl3 को ही लाना है। और ऐसा कुछ है जो हमें नहीं चाहिए रिएक्शन में, एनीथिंग दैट वी डोंट रिक्वायर इन द रिएक्शन। ओके, मुझे एक और चीज यहाँ पे जो नोटिस हो रहा है ना, वो ये है कि क्लोरीन के 2 सोर्स है। क्लोरीन के 2 सोर्स है, देखो ध्यान से, क्लोरीन इस इक्वेशन में भी है और क्लोरीन इस इक्वेशन में भी है। कौन से वाला यूज करेंगे, विच वी आर गोइंग टू यूज। ओके, तो पहले मैंने जो है ना वो फर्स्ट वाला यूज कर लिया। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो आपका फर्स्ट से आंसर नहीं आने वाला है, एट द एंड यू विल बी ट्रैप्ड, क्योंकि यहाँ पे आपका हाफ ही NCl3 बना, आपको पूरा 1 NCl3 बनाना है। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे आपका हाफ ही NCl3 बना, यहाँ पे आपको पूरा NCl3 बनाना है। मतलब ये जो है ना वो ट्रैप था क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन के लिए मैं ये यूज नहीं करने वाला हूँ। इंस्टेड आई विल यूज दिस फॉर NCl3। मुझे NCl3 भी तो चाहिए ना, कहाँ से लाऊंगा NCl3। तो देखो तीनों रिएक्शन में ये रहा, NCl3 आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। तो क्लोरीन के लिए हम ये रिएक्शन यूज नहीं करेंगे, हम क्लोरीन के लिए ये रिएक्शन यूज करेंगे। चलो, मुझे चाहिए क्लोरीन 3/2 और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, पूरा 1 है। तो मुझे थर्ड इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/2 से। मुझे तीसरे इक्वेशन को 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो, ये रहा तीसरा इक्वेशन, 3/2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया आपका 3/2 H2, 3/2 Cl2 विल गिव यू, ये हो जाएगा 2 × 3/2 करो, कितना हो जाएगा 2 × 3/2, 2 कट हो जाएगा, ये बचेगा आपका 3 HCl। और इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई 3/2 से, है ना, बिकॉज एंथैल्पी कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है। जो भी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे वो एंथैल्पी में भी करना पड़ेगा आपको। चलिए, 2 चीज आपका हो गया, राइट। क्लोरीन का भी काम मैंने खत्म कर लिया। अब मुझे चाहिए NCl3 राइट साइड पे। एक ही इक्वेशन वैसे भी बचा है, उसमें NCl3 राइट साइड पे ही दिख रहा है और एक ही मोल चाहिए, यहाँ भी एक ही मोल है, तो सीधा पहला इक्वेशन यहाँ पे डाल दो। पहला इक्वेशन सीधा ले लो ऐसे, चलो उठाओ पहला इक्वेशन को सीधा। अमोनिया 3Cl2 विल गिव यू NCl3 प्लस 3 HCl। उठा लिया डायरेक्टली इसको एज इट इज, राइट। ओके, चलिए, तो इसके लिए आपका एंथैल्पी कितना है भाई, माइनस डेल्टा H1 है, कीप इट एज इट इज। विल कीप दिस माइनस डेल्टा H1 एज इट इज। चलिए, अब इन तीनों को जब आप प्लस करोगे तो क्या मिल रहा है, जरा नजर मारो, तीनों को प्लस करने पे क्या मिल रहा है वो। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इसका सॉल्यूशन आपसे अभी नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा पता है, बिकॉज यहाँ पे भी 3 HCl है, यहाँ पे भी 3 HCl है। जब दोनों को आप प्लस करोगे तो 3 + 3 एक ही साइड है, तो 6 HCl हो जाएगा। और मेरा जो फाइनल आंसर है, मुझे तो HCl चाहिए ही नहीं फाइनल आंसर में, तो कुछ कोई बात नहीं, ये ट्रायल एरर से ही आपका सॉल्व होने वाला है। आप क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन को घुमा दोगे, इससे आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, मैं जैसे ही सेकंड इक्वेशन को घुमाऊंगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे आ गया आपका 3 HCl will give you 3/2 H2 प्लस 3/2 Cl2। क्योंकि मैंने इसको घुमा दिया है तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा माइनस साइन। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को रिवर्स करके ऐड किया। इक्वेशन नंबर को क्या किया, 3 को हमने रिवर्स किया, फिर 3/2 से मल्टीप्लाई किया। अब आप प्लस करो, अब आपका आंसर यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही खतरनाक लेवल का प्रॉब्लम आ गया था बीच में, कोई बात नहीं। चलिए, अब प्लस करते हैं। यहाँ पे हाफ N2 है, कहीं पे भी नाइट्रोजन दिख रहा है, चेक करो, कहीं पे भी नाइट्रोजन है नहीं है। पहले मैं एरो को बोल्ड कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर रहे देखने में। कहीं पे और N2 नहीं है, चले तो सीधा यहां पे लगा देंगे हाफ N2। ओके, यहां पे 3/2 H2 है, कहीं पे और 3/2 H2 है, एरो के इस तरफ, ये रहा इधर 3/2 H2 एरो के इस तरफ है, यहाँ पे एरो के इस तरफ कट कर दो, ठीक है। चलिए, ओके, यहाँ पे आओ, यहाँ पे 3 HCl है और कहीं पे 3 HCl है, ये रहा एरो के ऑपोजिट साइड, कट करो। यहाँ पे अमोनिया है, कहीं पे और अमोनिया है, ये रहा एरो के ऑपोजिट साइड, कट करो।
यहाँ पे 3Cl2 है और कहीं 3Cl2 है, सामने 3/2 है, 3 में से 3/2 गया तो 3/2 बचेगा, तो ये क्लोरीन दोनों आ गए, राइट। बचा कुछ और, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, इधर भी ये गया, ये आ चुका है, ये बचा है खाली। आई विल गिव यू NCl3 जो आपको चाहिए। ये देखो आप अपने टारगेट तक पहुंच गए, हाफ N2 प्लस 3/2 Cl2 विल गिव यू NCl3 जो आपको चाहिए था। एंथैल्पी क्या करोगे बच्चों, इस रिएक्शन का एंथैल्पी हैश लॉ यूज करो, सारे स्टेप के एंथैल्पी को प्लस करो। योर आंसर इज माइनस डेल्टा H2/2 माइनस 3/2 डेल्टा H3 माइनस डेल्टा H1। ये होगा ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। दिस इज गोइंग टू बी ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। वापस एक बार बता देता हूँ ये पूरा क्वेश्चन हमने कैसे किया, दिस वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन। ओके चलिए, आपको ये 3 स्टेप दिए हुए थे एंथैल्पी के साथ और आपको फाइंड करना था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl3। तो पहले जो फाइंड करना है उसका इक्वेशन लिख दो, आपको फाइंड करना था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब 1 मोल NCl3 बनाओगे उसके एलिमेंट में से, मतलब नाइट्रोजन एंड क्लोरीन में से बनाओगे आप। इक्वेशन को बैलेंस कर लो, अब ढूंढो 1 बाई 1 कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी। तो हाफ नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, वी हैव ओनली वन चॉइस, हाफ नाइट्रोजन जो है वो आपको यहाँ से मिलने वाला, ये रहा इस इक्वेशन में से। इसको आपको हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन से, तो ये भी आपका हाफ से डिवाइड हो जाएगा एंथैल्पी भी। अब फिर सीधा ना यहाँ पे देख लो NCl3 कहाँ से मिलेगा। NCl3 का एक ही सोर्स है, पहला इक्वेशन राइट साइड पे, हमें भी राइट साइड पे चाहिए तो उसको एज इट इज ले लो, ये रहा स्टेप 1। ओके ठीक है, अभी आप ध्यान से देखो बच्चों, स्टेप 1 में आपका NCl3 के साथ HCl भी आ रहा है जो मुझे नहीं चाहिए, मतलब मुझे किसी तरह से HCl को काटना पड़ेगा। कैसे काटूंगा, तो मैंने ये इक्वेशन तो ले लिया, फर्स्ट तो ले लिया मैंने, थर्ड भी ले लिया। ओके कौन सा लिया आपने, फर्स्ट एंड सेकंड ले लिया, थर्ड इक्वेशन बाकी है और थर्ड इक्वेशन में HCl इस तरफ है। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को घुमाऊंगा, जितना रिक्वायरमेंट है उससे मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे तो जाके आपका ये सॉल्यूशन बनने वाला है। ओके फाइन, चलो ये थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम था, आप सिंपल प्रॉब्लम भी करेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, ये आपको दिया है कार्बन डायमंड प्लस O2 विल गिव यू CO2, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 विल गिव यू CO2, दोनों का एंथैल्पी दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड। ठीक है, तो मुझे ग्रेफाइट कहाँ चाहिए, ग्रेफाइट चाहिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे, कहाँ से मिलेगा, ये रहा ग्रेफाइट लेफ्ट हैंड साइड पे, 1 ही मोल चाहिए, कीप इट एज इट इज। तो एंथैल्पी भी उसको एज इट इज रखेंगे माइनस 393.4, तो ये उसको तो हाथ ही नहीं लगा, एज इट इज रखा है, राइट। चलिए, मुझे फाइनल आंसर में डायमंड चाहिए राइट साइड पे, यहाँ पे डायमंड लेफ्ट साइड के ऊपर है, आपको इसको घुमाना पड़ेगा, दैट इज CO2 विल गिव यू O2 प्लस कार्बन डायमंड। जैसे ही आपने इसको घुमाया ये प्लस हो जाएगा, प्लस 395.3। ओके समझ आया क्या किया, वो ग्रेफाइट एज इट इज रखा बिकॉज लेफ्ट पे चाहिए, डायमंड राइट पे चाहिए, तो इस इक्वेशन को घुमा दिया, घुमाया तो एंथैल्पी का वैल्यू आपको माइनस का प्लस करना पड़ेगा। चलिए, O2 सामने सामने कट, ये एरो के इस तरफ है, ये एरो के इस तरफ है, CO2 कट सामने सामने, ये आपका आ गया ग्रेफाइट विल गिव यू डायमंड, इन दोनों को प्लस करो, 395.3 माइनस 393.4, कितना आंसर आएगा आपका, हाँ कितना आंसर होगा ये आपका 1.9, राइट, यस 1.9 प्लस 1.9 किलो जूल पर मोल। मतलब अगर आपको ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करना है तो हो सकता है, बट आपको इतना एनर्जी देना पड़ेगा। देखो पॉजिटिव आया मतलब एंडोथर्मिक है, तो ग्रेफाइट को जब आप प्लस 1.9 किलो जूल एनर्जी दोगे पर मोल तो आप उसको डायमंड में कन्वर्ट करा सकते हो। ओके एज पर थर्मोडायनेमिक्स, आगे जाके देखेंगे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके चलिए, इसी तरह से एक और रिएक्शन आपके सामने पड़ा हुआ है, 2 स्टेप आपको दिए हुए हैं, दोनों का एंथैल्पी है, आपको इसको फाइंड करना है। चलिए खुद से सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए कितना आ रहा है वो क्विकली। क्या गुंडा बनोगे तुम लोग, चलो चेक करो क्या करना है वो। ओके मुझे फाइनल आंसर में Fe2O3 चाहिए लेफ्ट साइड पे, 2 इक्वेशन मुझे दिए हैं, दोनों में से Fe2O3 लेफ्ट साइड पे कहाँ पर ये रहा, राइट। तो मुझे Fe2O3 लेफ्ट पे ही चाहिए, यहाँ भी लेफ्ट में ही है, मुझे 1 मोल चाहिए, यहाँ भी 1 मोल ही है, मतलब पहले आपको सीधा सीधा इसको ले लेना है, राइट। चलो तो मैंने सीधा ले लिया इसको बच्चों, Fe2O3 प्लस 3CO विल गिव यू 2Fe प्लस 3CO2, मैंने कुछ भी हाथ नहीं लगाया है इसमें, एज इट इज रखा है, तो एंथैल्पी को भी एज इट इज रखूंगा मैं, दैट इज माइनस 26.8, मैं कुछ भी नहीं छेड़ने वाला हूँ यहाँ पे, राइट, आई विल कीप इट एज इट इज। अब मैं देखूंगा मेरा Fe2O3 का काम हो गया और ये इक्वेशन मैंने ले लिया है। अब मेरा ध्यान जाएगा, मुझे चाहिए 2FeO राइट साइड पे, मुझे FeO चाहिए राइट साइड पे, वो भी 2 मोल। ओके दोनों इक्वेशन में देखो FeO कहाँ पर है, इसी के अंदर है, और इसमें FeO कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है। मुझे FeO कहाँ पे चाहिए, राइट हैंड साइड पे चाहिए, तो पहले मुझे इक्वेशन को घुमाना पड़ेगा। समझ आ रही है बात आपको, राइट मुझे FeO चाहिए राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे FeO लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, तो मुझे इस इक्वेशन को पहले घुमाना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा ये साइन चेंज होकर माइनस का हो जाएगा प्लस, राइट, बिकॉज रिवर्स रिएक्शन के लिए एंथैल्पी का साइन चेंज करेंगे हम।
ओके, तो भी मुझे एक ही FeO मिला है, मुझे तो 2 FeO चाहिए। कहाँ गया फाइनल, ये रहा, 2 FeO चाहिए। तो मैं इसको घुमाऊंगा और साथ में 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को रिवर्स करूंगा और साथ में मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, राइट। तो चलो इसको रिवर्स करते हैं और 2 मल्टीप्लाई करो, ये हो गया आपका 2Fe 2CO2, जगह जगह नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इसको निकालो अभी। 2Fe, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2CO2 विल गिव यू, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो 2FeO, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो 2CO। चलिए इसको क्या करेंगे, रिवर्स किया तो प्लस साइन आ जाएगा और साथ में 2 से मल्टीप्लाई किया तो इंटू 2 हो जाएगा। देखा मैंने क्या किया, वो आई कुछ बात समझ में, क्या करना है वो सबको क्लियर हुआ अब ये व्हाट वी डिड इज इट क्लियर। वापस एक बार Fe2O3 लेफ्ट पे है, पहला इक्वेशन Fe2O3 लेफ्ट पे दे रहा है, 1 मोल एज इट इज डाल दो, उसको कुछ नहीं छेड़ना है उसको, ठीक है। दूसरा इक्वेशन चेक करो, ये रहा दूसरा इक्वेशन, आपको चाहिए FeO 2 बार चाहिए, और कहाँ पे चाहिए आपको FeO चाहिए, राइट साइड के ऊपर 2 बार, वो भी यहाँ पे FeO है सेकंड इक्वेशन में, बट एक ही बार है और वो लेफ्ट साइड पे है। इक्वेशन को घुमाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन को घुमाएंगे तो ये साइन प्लस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी इंटू 2 करेंगे। चलिए अब दोनों इक्वेशन को प्लस करें, यहाँ पे Fe2O3 है, इधर कहीं Fe2O3 है नहीं है, तो इसको रखेंगे एज इट इज। यहाँ पे 3CO है, सामने कहीं 3CO है नहीं है, बट सामने 2CO है, तो 3 CO में से अगर आप 2 CO को माइनस करोगे तो इस तरफ 1 CO बचेगा, ये दोनों CO का काम हो गया। यहाँ पे 3 CO, सामने 2 CO, 3 में से 2 गया तो 1 CO बचेगा इस तरफ, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 Fe है, सामने Fe है, ये रहा 2 बार Fe कट कर दो 2 बार। ओके, यहाँ पे 2 CO2 है, सामने 3 CO2 है, कट होगा, 3 में से 2 CO2 जाएगा, इस तरफ 1 CO2 बचेगा, इन दोनों का काम हो गया, राइट। चलिए यहाँ पे 2 FeO है और कहीं पे FeO नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 FeO साथ में। आगे आपको जो चाहिए था वो, अब हैश लॉ के हिसाब से आप एंथैल्पी को प्लस कर दो, तो पहले का एंथैल्पी है बच्चों आपका -26.8, प्लस आपको करना पड़ेगा 16.5 इंटू 2 कितना होगा, 32 प्लस 33, तो योर आंसर इज गोइंग टू बी 26.8 प्लस 33 कितना हो जाएगा, ये 27 करोगे 6.2, योर आंसर इज गोइंग टू बी 6.2 किलो जूल। कितना आंसर होगा आपका, आपका आंसर होगा भाई 6.2 किलो जूल इज राइट आंसर। ओके, राइट आंसर आएगा इसका 6.2 किलो जूल। तो इस तरह से आपको खाली दिमाग चालू रख के प्लस माइनस करना है, इसका कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, आपको खुद ही जो जो इक्वेशन दिए हैं और जो इक्वेशन लाना है उसके बीच में रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। इस तरह से मैंने आपको 3 स्टैंडर्ड एग्जांपल दे दिए हैं, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू, राइट। तो यहाँ पे आपका हैश लॉ कंप्लीट होता है। अब आगे के पार्ट में हम अलग अलग टाइप के एंथैल्पी सीखने वाले हैं, जैसे कि कंबशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड और सारे चीज़ हमें सीखने वाले हैं, बट आगे के पार्ट में। ओके।